नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, लीगल एडवाइजर WRPC, आप सभी का वेबिनार में स्वागत करता हूं। और इसके लिए माफी चाहता हूं कि आज हम 2 मिनट लेट हो गए वेबिनार स्टार्ट करने में। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कृपया प्लीज बताएंगे। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। हाँ जी, तो देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है राइट टू इक्वलिटी को लेके। राइट टू इक्वलिटी हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों का एक पार्ट है। और संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में जैसे आप जानते हैं, ये वह अधिकार हैं जिसको कि संविधान के अंदर रखा गया था। और ये बहुत जरूरी अधिकार होते हैं प्रत्येक नागरिक के लिए जो कि अपने देश का नागरिक है। तो ये मौलिक अधिकारों का एक पार्ट है जो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 में दिया गया है। और इसका जो कहना है, मतलब एज पर द राइट टू इक्वलिटी, तो अगर हम ये देखेंगे राइट टू इक्वलिटी का अर्थ क्या होता है। देखिए, राइट टू इक्वलिटी का अर्थ है कानून की भाषा में या संविधान की भाषा में, अगर हम राइट टू इक्वलिटी की बात करें, कि प्रत्येक व्यक्ति समान है कानून के समक्ष। इतना सा इसका लॉजिक है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में किसी अन्य व्यक्ति से अलग नहीं माना जाएगा। ये हमारे कानून का मानना है। तो यह अधिकार जो है मौलिक अधिकारों में इसे रखा गया, राइट टू इक्वलिटी। तो देखिए, आर्टिकल 14 कहता है इक्वल बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष सब कोई बराबर है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। इसको हम इस एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं कि सपोज करिए एक व्यक्ति है, वो गरीब है, और एक व्यक्ति है वो अमीर है। अगर दोनों पे सेम सेक्शन में मुकदमा चलाया जाता तो एक गरीब आदमी को सपोज करो 1 साल की सजा कर दी जाए, और एक अमीर आदमी है तो उसको 1 महीने की सजा दी जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तो इससे ये साबित हुआ कि कानून के समक्ष सबके सब लोग समान हैं। अच्छा, इसके बाद सिर्फ इक्वल कह देने से इक्वल नहीं होगा, तो कौन कौन इक्वल होंगे, ये हमारे संविधान का कहना रहा कि कोई भी व्यक्ति ना तो किसी जाति के आधार पे, ना किसी धर्म के आधार पे, ना सेक्स के आधार पे, ना रिलीजन, और ना ही किसी बर्थ प्लेस या फिर लिविंग ऑफ प्लेस के आधार पे उसको अलग नहीं किया जा सकता। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी हिमाचल का रहने वाला तो उससे, और दिल्ली का रहने वाला तो उसको कानून के समक्ष अलग अलग समझा जाएगा, नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति समान है कानून के समक्ष, चाहे ना उसको सेक्स के आधार पे, रेस के आधार पे, रिलीजन मतलब धर्म के आधार पे अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसी के साथ ही के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है हिंदुस्तान के कि वह किसी भी नल से पानी भर सकता है, किसी भी तालाब से पानी भर सकता है, पानी पी सकता है, ले सकता है, किसी भी सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जा सकता है, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकता है, होटल में रुक सकता है, किसी भी रोड से जा सकता है, किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट। आप देखिए, जाने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे घर में आ जाओ बिना मेरी परमिशन के, या मैं आपके घर में आ जाऊं, नहीं। जैसे एक पब्लिक पर्सन है, जैसे सपोज दुकान है, तो उस दुकान पे इसलिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि नहीं भाई आप तो फलानी जाति से विश्वास रखते हैं, नहीं हम आपको यहाँ में नहीं आने देंगे, नहीं। तो ये यहाँ पे इसको रोका गया, रिस्ट्रिक्टेड किया गया है संविधान के द्वारा। अच्छा, इक्वल, अब इसके बाद आती है कि चलो किसी को कानून के समक्ष सब समान है, ठीक है। इसके बाद के किसी के अंदर जाति धर्म के स्थान पे, मतलब जाति और धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखिए, हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक जो हमारे हिंदुस्तान का नागरिक है, इस संविधान के द्वारा उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। मतलब कि जैसे किसी को अगर कोई नौकरी करनी है, कहीं सर्विस में जाना है, तो वो हर एक कोई समान है। ऐसा नहीं है कि आप, मतलब कि आपकी धर्म ये है तो आप ये नौकरी नहीं करेंगे, आपकी जाति ये है आप ये नौकरी नहीं करेंगे, आपका सेक्स ये है आप ये नौकरी नहीं करेंगे, सेक्स इन द सेंस आदमी हो या औरत हो, तो कि नहीं जी आप ये नहीं करेंगे। इवन एंड अदरवाइज कि अगर कोई स्पेशल लॉ ना आ रखा हो, जैसे अब जैसे सपोज करो एक नौकरी सिर्फ आदमी ही कर सकता है, तो उसको औरत कर ही नहीं सकती, तो उसके लिए मना नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन बाकी सब जगह पर हर एक कोई समान है। अच्छा, इसके साथ ही हम देखेंगे जैसे कि हमारे संविधान के लागू होने से पहले क्या हुआ करता था, जो
अनटचेबिलिटी जो थी, मतलब कि छुआछूत को भी इस संविधान के द्वारा अलग कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक किसी भी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पे भी कि नहीं ये तो फलाना है, मैं इसको नहीं छूंगा, ये नहीं, ये मैं इसको नहीं टच करूंगा, ये हमारे रास्ते से नहीं जा सकता, तो इस चीज को भी बिल्कुल खत्म कर दिया गया है संविधान के द्वारा। अच्छा, टाइटल जैसे आपने देखा होगा कि जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि राजकुमार है वो तो महारानी है, मतलब राजा का बेटा राजकुमार, राजा, राजकुमारी, राजकुमार, महारानी, या फिर पटौदी हो गए, या फिर जो उपाधियां मिला करती थी, ये सारी की सारी उपाधियां संविधान के लागू होने के बाद और हमारे संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनके अनुसार इन सभी जो पोस्ट हैं, जो उपाधियां हैं, इन सबको खत्म कर दिया गया है। इवन इन अदरवाइज डिफेंस, जैसे डिफेंस है तो हमारी पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, बीएसएफ हो गई, ये जो डिफेंस की है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तो इसके अंदर टाइटल्स को रखा गया, दैट्स ऑल। जैसे कहेंगे ना मिलिट्री में वो कैप्टन है, वो लेफ्टिनेंट है, वो सूबेदार है, तो ये सारी पोस्ट वहां पर हैं। इवन इन अदरवाइज पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास कोई भी टाइटल नहीं है, ठीक है ना। पोस्ट होती है उस व्यक्ति की, हाँ भाई चलो ये कमिश्नर है, या अगर हम बाहर की बात करें कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो वो एज पर द डिग्री, एज पर अवर क्वालिफिकेशन होता है, लेकिन इसके आधार पे जितने भी टाइटल्स हैं उनको खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं कि देखो मैं हूं, मेरी बेटी जो होगी वो, मैं वकील तो मेरी बेटी वकील, नहीं, ठीक है ना। तो ये इन सब चीजों को खत्म कर दिया गया है। अच्छा, इसके साथ ही मैं आप सभी को, क्योंकि ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है तो इसे आज के ही वेबिनार में खत्म कर देंगे, इसके साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, यदि इन मौलिक अधिकारों को, जिनके बारे में मैंने भी चर्चा की है, और भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनका हनन होता है या इन मौलिक अधिकारों का पालन नहीं किया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो इनके खिलाफ हम, यह संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि अगर डायरेक्ट हम हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, पटिशन फाइल कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके लिए अगर हम हाई कोर्ट जाते हैं तो आर्टिकल 226 में हमें हाई कोर्ट जाना होगा, और यदि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट हम अप्रोच कर सकते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का राइट टू फ्रीडम हो गया, या फिर राइट टू इक्वल, या फिर ये जो हम पढ़ रहे हैं हमारा राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी है, और बाकी के जो हमारे अदर मौलिक अधिकार हैं, इन सब के खिलाफ। अच्छा, एक बात और मैं बताऊंगा इन शॉर्ट में कि यदि ये देखिए हमारे जो राज्य के जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों को सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब देखो जैसे मैंने अभी बताया कि ये हम समान हैं, हम संविधान के समक्ष हम समान है कि हम किसी भी रोड पे जा सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा एक लेटेस्ट एग्जांपल इसका हम देखते हैं कि कोरोना के समय गवर्नमेंट ने हमको घरों में कैद कर दिया कि नहीं, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, कोई भी रोड पे नहीं घूमेगा, ठीक है ना। तो हमारा जो राइट टू फ्रीडम था, राइट टू वॉक था, ये अधिकार गवर्नमेंट ने उसको खत्म कर रखा था, समाप्त कर रखा था। तो इसी से हमें ये मतलब ज्ञात होता है, और यह संविधान में प्रोविजन है कि यदि सरकार को इमरजेंसी के टाइम पे किसी भी मौलिक अधिकार को खत्म करना हो तो वह उसको खत्म कर सकते हैं। किस कंडीशन में और किसको, कौन से मौलिक अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो इसी के साथ साथियों हमारा राइट टू इक्वलिटी का जो सेशन है वो आज समाप्त होता है, और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज आप अपने अपने क्वेश्चन आंसर्स रखें। थैंक यू जी। प्लीज आप अपने क्वेश्चन आंसर रखें यदि आपके कोई सवाल हैं तो। चलिए, यदि आपके पास अभी कोई सवाल नहीं है तो हम एक और विषय पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए
जो WRPC, आज हम अपने खाली समय में इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। WRPC, तो WRPC क्या है, यह किस तरीके का काम करता है, ठीक है, और किस तरीके से लोगों की सहायता करता है। तो जैसे आपने देखा WRPC वुमेन राइट प्रोटेक्शन सेल, तो इसका जो कार्य है वो महिलाओं के जो उनके अधिकार हैं उनके लिए है। उनको कोई महिलाओं के जो अधिकारों की रक्षा करना है और महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों के समक्ष खड़े रहना है, और यदि कोई अत्याचार करता है तो उनको रोकना है, और अगर कर दिया गया तो उनको सजा दिलाने से रिलेटेड है। तो अब WRPC की एक क्वालिटी की अगर हम बात करें तो कि हम WRPC का एक महिला को या हमारी साथियों को मेंबर क्यों होना चाहिए। देखिए, मेंबर होने के लिए हमारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो ये होते हैं कि जब भी आपको कभी किसी के लिए आवाज उठानी है, या तो अपने लिए या किसी व्यक्ति के लिए, तो आप एक संस्था के रूप में आवाज उठाएंगे। और जब हम एक संस्था के रूप में आवाज उठाते हैं तो उसका बेनिफिट हमें ये मिलता है, जैसा हमने स्कूल्स में पढ़ा था अपनी प्राइमरी एजुकेशन में, कि एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है लेकिन लकड़ी के गट्ठर को एक साथ नहीं तोड़ा जा सकता। तो संस्था, जब हम गुट में किसी के लिए काम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है, सामने वाले पे इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, और वो मजबूर हो जाता है उस काम को करने के लिए जिसको कि वो नहीं करना चाहता या फिर टालना चाहता है। इसके साथ ही साथियों, जब हम ये सोचते कि भाई मेंबर, अब हम मेंबर बनेंगे कैसे, तो देखिए मेंबर बनना हमारी संस्था का बहुत ही आसान है। हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके आप इजीली मेंबर बन सकते हैं। और मेंबर बनने के जो बेनिफिट हैं, मेंबर बनने के बेनिफिट ये हैं कि आपको आई कार्ड मिलेगा, आपको अगर आप एक पोस्ट होल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा जो चार्ट है उसके हिसाब से आपको, अगर आप चाहें तो आपको लेटर पैड भी मिल सकता है, आप लेटर हेड भी मिल सकता है। लेटर हेड का इस्तेमाल करके आप अपनी छवि को उस ऑर्गेनाइजेशन के समक्ष, जहां पर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए मेंबर ऑफ WRPC, तो वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का कि आपकी वहां पे सुनी जाएगी। और देखिए, जब महिला सशक्तिकरण की हमारा देश बात करता है तो वहां पर हम ये देखते हैं कि यदि हम महिलाओं के अधिकार की बात करेंगे तो महिलाओं के अधिकार की बात करने के लिए सबसे पहले हमें महिलाओं को शिक्षित करना, यहाँ पे शिक्षा का मतलब ABCD सिखाना या 12वीं तक या BA तक या कोई कोर्स कराने से नहीं है। शिक्षित का मतलब है कि उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों के बारे में उन्हें बताना, उन्हें जानना। और देखिए, यदि आप हमारी संस्था के मेंबर बनते हैं WRPC के, तो उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट कि जब कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज होता है या फिर जब भी कोई एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को, हमें अगर हमारी संस्था को देनी है, जैसे रिगार्डिंग हम ये देखते हैं, अगर आपने देखा होगा कि 2012 में एक निर्भया केस का जो बहुत पब्लिसिटी हुई उस केस की, और बहुत गलत भी हुआ वो निर्भया के साथ में। तो अगर हम महिलाओं के राइट्स को लेके प्रोटेक्ट करेंगे और उनके बारे में सोचा जाएगा तो हम यह कोशिश कर सकेंगे। और मैं ये जानता हूं और ये समझता भी हूं कि ऐसा होगा भी कि जो महिलाओं के विरुद्ध जो प्रतिक्रियाएं, अगर हम रोड पे कहें या फिर समाज में कहीं की जाती हैं, तो वो उनको हम खत्म कर पाएंगे। यही हमारी संस्था की कोशिश है। लेकिन जब तक हम उसको खत्म नहीं कर सकते, जब तक हम एक गुट में, एक समूह में यदि हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम एक समूह में काम नहीं करेंगे तो सपोज करो हम 4 लोग हैं तो अलग अलग तरीके से जाएंगे, एक इधर लेफ्ट, एक राइट, एक स्ट्रेट, एक बैक। तो हमें एक अच्छा, जब हम किसी संस्था के साथ जुड़ते हैं तो उसका सर्वप्रथम जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जब हम किसी संस्था के साथ काम करेंगे तो ग्रुप में काम करेंगे। अब देखिए, ग्रुप का मतलब क्या है कि आप अगर सपोज करो मैं एक आदमी से बोलूंगा तो मुझे एक बात समझाने के लिए उसको उतना ही टाइम लगेगा, और यदि मैं 100 आदमियों के साथ एक मीटिंग करूंगा तो 100 आदमियों को समझाने में भी मुझे 1 ही मिनट लगेगा। तो बेसिकली जो हमारा जो मोटिव है वो अपनी महिलाओं साथियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, उनके अधिकारों को लेकर है। और हम उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट जब भी कर सकते हैं जबकि वो खुद चाहेंगी, और उनको खुद चाहने के लिए ये बहुत जरूरी है
के हमारी संस्था की वो मेंबर बने। और मेंबर बनने के बेनिफिट्स आपको अभी मैंने बताई भी हैं और आगे भी बताता रहूंगा कि मेंबर बनने के बेनिफिट जो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट वो यही होता है कि आप अपने आप को, अपने अधिकारों के बारे में आपको पता लगेगा। और जब आपको अपने अधिकारों के बारे में पता लगेगा तो आप समाज से, दुनिया से या फिर उन लोगों से लड़ सकेंगे जो कि आपके अधिकारों का हनन करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो अभी मैं बीच में एक बार फिर आप लोगों से पूछ लेता हूँ, क्या किसी का कोई सवाल है? नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। क्या बात है, आप सब शांत क्यों हैं? मुझे लग रहा है ऐसे कोई मेरी आवाज का रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूँ। आपको सुनाई तो दे रहा है ना? सर चलो ये बहुत अच्छी बात है, आपको सुनाई दे रहा है। तो देखिए, फिर हम वहीं पे आ जाते हैं कि एक स्थान पर एक व्यक्ति हर समय अवेलेबल नहीं रह सकता। ये दुनिया का जो मतलब कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे हम कह देते हैं कि एक व्यक्ति एक समय पर एक साथ नहीं रह सकता, अवेलेबल नहीं रह सकता हमेशा। तो उसके लिए जो हमें करना होता है, हम क्या करते हैं, एक टीम बनाते हैं, एक संस्था बनाते हैं। और उस संस्था के तहत, जैसे सपोज करो हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी महिला साथी हैं, उनके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया और हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। अब मैं किसी कारणवश उस दिन दिल्ली में नहीं हूं, तो अब मैं कैसे जाऊंगा? तो देखिए, जब हम एज ए टीम काम कर रहे होंगे तो मेरी जगह आप जा सकते हैं, आपकी जगह मैं जा सकता हूँ, या हमारे कोई साथी जा सकते हैं। तो ये बेसिकली बेनिफिट होता है अगर हम एक ग्रुप में काम करते हैं, एक संस्था में काम करते हैं, या उस संस्था के नाम का प्रयोग करते हैं अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए और अपने अधिकारों के लिए। जी, अब प्लीज आप अपने अपने, हमारे पास 7 से 8 मिनट बचे हैं, तो कृपया करके अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें प्लीज। अपने साथियों से, अपनी महिला साथियों से ये पूछना चाहूंगा कि आप जो डेली बेसिस पे काम करते हो, काम इन द सेंस हमारी या तो संस्था के लिए या किसी के अधिकारों के लिए, या जो भी आप काम कर रहे हो, क्या उसमें उन कामों को करने में आपको कोई किसी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है? अगर ऐसा है तो आप प्लीज मुझे बताएं, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं और उस काम को और जल्दी कैसे किया जा सकता है, ये भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसका। चलिए साथियों, मुझे नहीं लगता है कि आज कोई इंटरेस्टेड है हमसे बात करने में, और कोई बात नहीं, आपके पास शायद कोई आज सवाल ना हो। नहीं सर, आज हम आपको सिर्फ सुनना चाहते हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लग रही है आज हमें। सॉरी, आज जो महिलाओं के ऊपर WRPC पे जो इन्फॉर्मेशन आपने दी वो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसे थोड़ी देर और कंटिन्यू करते हैं 5 मिनट के लिए। यस। हमारा समय समाप्त होगा। तो देखिए, जितना मैं जानता हूं, जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो पीड़ित व्यक्तियों के अधिकार का संरक्षण करने के लिए, उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके अधिकारों को और उनके यदि अधिकारों का हनन हो रहा है उसको रोकने के लिए ही कानून का निर्माण किया जाता है। अब हम इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से सोचते हैं कि यदि एक व्यक्ति की एक महिला से शादी होती है, तो वो दोनों शादीशुदा हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए।
अब यदि वह व्यक्ति हर महीने अपनी महीने नहीं कहूंगा, रोज डेली बेसिस पे या कैसे भी महीने में दे, साल में दे, यदि वो अपनी पत्नी को, जिसे हम अगर बिल्कुल हिंदी भाषा में कहें तो अपनी अर्धांगिनी को वो खर्चा देगा, तो महिलाओं को कभी भी ना तो कोर्ट जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही उनसे मांगने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब तो ये जो इन्वेंशन हुई मेंटेनेंस के लॉ की, या इन्वेंशन का मतलब होता है खोज हुई, ठीक है ना, तो या फिर कानून जो बनाया गया या सोचा गया कि ये कानून क्यों बनाया जाए, वो इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमारी महिला साथियों का जो अधिकार था वो उनसे वंचित रह रही थी। ठीक है ना, तो मेंटेनेंस के थ्रू हम चल रहे थे, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं कि जब एक व्यक्ति एक महिला से शादी करता है तो उसको ये एज्यूम किया जाता है कि हाँ वो अपने परिवार को चलाएगा, वो कमाएगा, और जो महिला है वह अपने घर को देखेंगी, बच्चों को देखेंगी और घर की जरूरतों को पूरा करेंगी, जैसे खाना बनाना है, कपड़े धोने या फिर और भी चीजें। सिर्फ खाना कपड़ों की बात यहाँ पे नहीं है, बच्चों का भी वो देख रेख करेंगी उनकी। तो वहीं पर एक जो उस घर का जो पुरुष है उसका ये अधिकार है, सॉरी कर्तव्य है कि वह भी उनको कमा कर लाए, उनको दे और अपने घर को सुचारू रूप से चलाने की भरपूर कोशिश करे। अब यहां पर क्वेश्चन आया कि एक आदमी ने शादी तो कर ली लेकिन वो अपनी जो वाइफ है उसको पैसे देने से मना कर देता है। वो कहती है कि जी मुझे घर का कुछ खर्चा चाहिए, आप मुझे दीजिए, हमारे घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है। या फिर उनको अपने आप को मेंटेन करने के लिए भी, जैसे भाई पहनने के लिए कपड़े चाहिए और चीजों की जरूरत होती है। हम सब सभी जानते हैं कि कितनी सब चीजों की जरूरत होती है एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने के लिए। तो जब वह व्यक्ति मना कर देता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, उस स्थिति में ही कानून का सहारा लेना पड़ता है एक महिला को कि भाई ये तो मुझे कुछ देने के लिए मना कर रहा है, आप मुझे पैसे दिलवाओ। तो क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है वो पुरुष प्रधान देश रहा है, तो ये जो लॉ की इन्वेंशन हुई कि महिलाओं को भरण पोषण मिलना चाहिए, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में मेंटेनेंस कहते हैं, उसकी उत्पत्ति वहीं से हुई कि जब हस्बैंड ने खर्चा देने से या उनको मेंटेन करने के लिए पैसे देने से मना कर दिया, तब महिलाओं के हित में ये कानून बनाया गया कि महिलाएं अधिकारी हैं अपने हस्बैंड से खर्चा मांगने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए। अब देखिए, आप सभी महिलाएं हैं और मैं एक पुरुष हूं, कहीं ना कहीं ये पुरुषों के साथ भी गलत हो गया। अगर मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, ना जुडिशरी को, ना संसद को, ना जिन्होंने ये कानून बनाया या फिर ना जजेस को। बिल्कुल मिलना चाहिए जी महिलाओं को खर्चा, इसमें मेरी बिल्कुल कोई दो राय वाली बात नहीं है। मैं भी चाहूंगा उनको मिलना चाहिए, उनका जन्म सिद्ध अधिकार, मतलब शादी सिद्ध अधिकार है। जन्म तो छोड़ो, जन्म तो पिताजी के घर होता है उनका, जब शादी कर लेता हो तो शादी सिद्ध अधिकार हो गया। लेकिन ये भी तो गलत बात है कि एक औरत अपने मायके में जाकर बैठ जाए, बैठने का इन द सेंस, देखो अगर एक व्यक्ति की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी महिला जो अपनी पत्नी है उनको मेंटेन करने के लिए उनको खर्चा दे, तो उस महिला की भी तो ये जिम्मेदारी है कि वो हस्बैंड के लिए खाना बनाए, उनके कपड़े धोए या फिर और काम करे, बच्चों को मेंटेन करे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये गलत लगता है कि जब महिला अपने मायके में जाके बैठ जाती है या फिर वो चली जाए, या फिर अब पता नहीं किस किस वजह से जाते हैं, हमने केसेस में देखा है बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हस्बैंड निकाल देता है या महिला अपनी मर्जी से चली गई है, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस स्थिति में भी आदमी को खर्चा देना पड़ता है, वो थोड़ा सा तकलीफ दे हो जाता है कि आदमी कहे कि यार मैं अपनी भी रोटी भी खुद बनाऊंगा, अपने कपड़े भी खुद धोऊंगा और खर्चा भी मुझे देना है, क्योंकि मैडम हमारी यहाँ पे है नहीं। इस बारे में हमारी कोई महिला साथी मुझे कहेगी कि क्या मैं गलत सोचता हूँ या सही सोच रहा हूँ। ठीक है, हम पुरुष प्रधान देश से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमारे बारे में भी सोचा जाना चाहिए था कानून बनाते समय। आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? यस सर, एग्री करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोनों में एक दूसरे में सामंजस्य बिठाना ही पड़ता है, पति पत्नी का रिश्ता ही यही होता है। हाँ बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखो, ठीक है, खर्चा देना मैं मना नहीं करता, वो अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन पति को रोटी भी मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी रोटी चाहिए, तो जैसे जरूर मिलनी आपकी चाहिए। पता ही है ना, रोटी तो होटल में भी मिल जाएगी आदमी को लेने के लिए। मैरिज इसीलिए करता है इंसान की दोनों एक दूसरे के पूरक है, देखो। बिल्कुल, तो उसके ऊपर कहीं भी कोई लॉ नहीं बनाया गया कि हाँ जी उसको भी इन्फोर्स कराया जा सके। बस वो सेक्शन 9 बना दिया गया है कि हाँ जी सेक्शन 9 बना दो कि बीवी अगर चली गई है तो उसको लाने के लिए वो सेक्शन 9 में पिटीशन फाइल करे, और वो अगर मैडम आ जाए, हम रोटी बना के दें ना दें, इसके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा। चलो फिर कोई बात नहीं, ये तो हम एक जनरल चर्चा कर रहे थे। पार्लियामेंट ने अगर कुछ सोचा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी, और यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो आने वाले टाइम पे शायद पार्लियामेंट हमारे लिए भी थोड़ा सा कानून बना दे कि हाँ भाई एक हस्बैंड को, वाइफ को भी सब चीजें देनी जरूरी है या आवश्यकता है। तो चलिए ठीक है, समय भी ज्यादा हो चुका है, इसी के साथ ही मैं अपने सभी साथियों से इजाजत लेना चाहूंगा। WRPC के इस वेबिनार को संपन्न और सफल बनाने में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।